स्वागत है दोस्तों। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और साथ ही तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए और इनका रिवीजन करना चाहिए। तो देखते हैं इस क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, गणपत चंद्रगुप्त ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है। ऑप्शन में आप देख रहे हैं 1184 से 1350, 993 से 1318, 750 से 1375 और 700 से 1444। तो आदिकाल की समय सीमा गणपत चंद्रगुप्त ने क्या माना है? इसका सही उत्तर है 1184 से 1350। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा 993 से 1318 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। 750 से 1375 तक ये राम कुमार वर्मा जी मानते हैं और 700 से 1444 तक ये मानते हैं मिश्र बंधु। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास में नवलेखन का आरंभ कब से माना है? ऑप्शन 1936, 1943, 1953, 1903। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1953। नवलेखन की शुरुआत 1953 से मानी नगेंद्र जी ने। अपने जो उन्होंने संपादित किया हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उस पुस्तक में 1953 से नवलेखन का काल आरंभ माना है। यानी प्रगति और प्रयोगवाद के बाद नवलेखन ही नगेंद्र जी मानते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन 1976, 1965, 1990, 1996। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1996। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये बच्चन सिंह जी की पुस्तक है। 1996 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जहि मन पवन न संचरई रवि ससि नाहि पवेश, ये पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन सरहपा, लुइपा, देवसेन, विद्यापति। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सरहपा। जहि मन पवन न संचरई रवि ससि नाहि पवेश, ये सरहपा की पंक्ति है। सरहपा को हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन मानता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इनका जन्म वर्ष क्या है, ये दोनों चीज़ें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। दोस्तों, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए हमने लाइव क्लासेस, लाइव बैच चला रखी है, जिसमें सभी जो गद्य रचनाएं और काव्य रचनाएं लगी हुई हैं, इन सब पे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरा डिस्कस करेंगे, जो प्री परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा, स्क्रीनिंग के लिए। साथ ही लिखित परीक्षा के जो टिप्स हो सकते हैं वो मॉडल आंसर हम आपको उसमें प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करके इस क्लास को, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगस्त 2025 तक ये आपका वैध रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल के अंतर्गत फागु काव्य परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है? आदिकाल के अंतर्गत फागु काव्य परंपरा, ऑप्शन में है सिद्धों से, नाथों से, जैनियों से, तांत्रिकों से। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जैनियों से। आदिकाल के अंतर्गत रासो काव्य, रास काव्य और फागु काव्य, इन दोनों का जो आरंभ है वो जैनियों से माना जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, श्री नेमिनाथ फागु के रचयिता कौन है? श्री नेमिनाथ फागु, ऑप्शन सोमप्रभु सूरी, राजशेखर सूरी, दिल्हड़, जिनदत्त सूरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है राजशेखर सूरी। श्री नेमिनाथ फागु, ये राजशेखर सूरी जी की रचना है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ऑप्शन में जिन लोगों के नाम दिए हुए हैं उनकी रचनाओं को भी आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए। जैसे दिल्हड़ की रचना है गय सुकुमार रास, इसे ध्यान रखेंगे। सोमप्रभु सूरी की रचना कुमार पाल प्रतिबोध, बहुत प्रसिद्ध रचना है, ध्यान रखेंगे। जिनदत्त सूरी की रचना है चाचरी और काल स्वरूप कुलक।
तो साथ में जो ऑप्शन में और नाम दिए हैं इनके भी हम लोगों ने देख लिया। आप एक प्रश्न के बहाने 2-3 प्रश्न तैयार कर लेंगे कि दिल्हड़ की रचना गैसु कुमार रास, सोमप्रभु की कुमारपाल प्रतिपोध, तो इस तरह से इसे ध्यान रख लेंगे। अगला प्रश्न है, कयमास वध किस प्रसिद्ध रचना का अंश है? ऑप्शन परमाल रासो, खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। कैमास वध पृथ्वीराज रासो का चंद्रवरदायीकृत पृथ्वीराज रासो का अंश है, एक खंड है जिसे सर्ग के नाम से आप जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो में 69 समय है, तो एक समय कैमास वध है। और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में रेवा तट नाम से एक खंड लगा हुआ है, वो हिस्सा इसका पढ़ने के लिए सिलेबस में लगाया गया है। परमाल रासो का एक खंड जो बहुत प्रसिद्ध है वो आल्हा खंड है, उसे ध्यान में रखिएगा। तो छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़रूरी होती हैं इन सभी के साथ। अगला प्रश्न है, नेमिनाथ चौपई। नेमिनाथ चौपई के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन विनयचंद सूरी, सोमप्रभु सूरी, राजशेखर सूरी, जिनदत्त सूरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विनयचंद सूरी। नेमिनाथ चौपई के रचनाकार विनयचंद सूरी हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन है, ठीक है। कभी भी अगर आदिकाल की रचनाओं के नाम इस तरह के दे करके पूछ ले, चौपई, नेमिनाथ रास या कुछ भी, तो आपको ध्यान रखना है कि नेमिनाथ चौपई में ही चौपाई में 12 मासा का वर्णन है। तो ऊपर के प्रश्न में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने श्री नेमिनाथ फागु के बारे में जिक्र किया है जो राजशेखर सूरी की रचना है, और ये रचना नेमिनाथ चौपई है, ये विनयचंद सूरी की रचना है, ठीक है। दोस्तों, हमने हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए और यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा के लिए हमने टेस्ट सीरीज़ चलाई हुई है, जिसमें आपको 1000 प्रश्नों का पूरा सीरीज मिलेगा। 100 प्रश्नों का 10 सेट आपको मिलेगा। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं समय सीमा देखते हुए। व्हाट्सएप पे हमारे संपर्क करके आप इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। कई लोग जुड़ चुके हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी यही है। हमने इसमें जो ग्रामर के, संस्कृत के और हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं संभावित, उन सभी के आधार पर, पूछे गए बहुत प्रश्नों के आधार पर इस टेस्ट सीरीज़ को निर्मित किया हुआ है। तो आप अभी कुछ छूट चल रही है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विजय सेन सूरी की रचना कौन सी है? विजय सेन सूरी की रचना कौन सी है? ऑप्शन चंदन बाला रास, आबू रास, रेवंत गिरी रास, संदेश रासक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रेवंत गिरी रास। विजय सेन सूरी की रचना रेवंत गिरी रास है, ठीक है। आसगू कवि का चंदन बाला रास है, आप सभी जानते हैं। आबू रास ये पल्हड़ नाम के एक कवि हैं, उनका है। संदेश रासक ये किसका है? कमेंट करके आप बताएं। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में किसे बालनाथ के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आदिनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या है? किसे नाथ संप्रदाय में बालनाथ के नाम से जाना जाता है? जलंधरनाथ को। ध्यान रखेंगे, जलंधरनाथ को बालनाथ के नाम से भी जाना जाता है नाथ संप्रदाय में। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें भी ध्यान रखिए कि नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह गोरखनाथ जी की जो रचना है उसके आधार पर नाथों की 9 संख्या है। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन, ये 9 नाथों की संख्या आपको ध्यान रखना है, जिसमें आदिनाथ को शिव माना गया है और नागार्जुन को रसायनी कहा गया है। तो ध्यान रखेंगे, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन, ये 9 नाथों के नाम हैं। उम्मीद है दोस्तों आदिकाल से संबंधित इन सभी प्रश्नों से आपकी जानकारी और पुख्ता हुई होगी, या आपने जो अब तक तैयारी की हुई होगी उसे जांचने का एक अवसर मिला होगा कि आपने इन रचनाओं के बारे में पढ़ा है तो कौन सी रचनाएं आपको याद हैं, किनके बारे में आप कंफर्म हैं, कौन से भ्रम की स्थिति में है, तो उन सभी को आप एक जगह नोट कर लें और
जब आप अपने हाथ से नोट कर लेते हैं किसी महत्वपूर्ण पॉइंट को जो आप बार बार भूल रहे हैं, तो वो याद हो जाता है। तो एक बार ज़रूर लिखने का प्रयास कर लें। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।